गरीब ससुराल ही जाऊंगी। राधिका और विनय एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। राधिका एक अमीर परिवार से थी और विनय एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता था। राधिका अपनी गाड़ी से कॉलेज जा रही थी कि तभी उसे रास्ते में विनय पैदल चलकर जाते नजर आता है। अरे विनय, कॉलेज जा रहे हो ना? हाँ, कॉलेज के लिए निकला था, लेकिन आज ऑटो की हड़ताल है, इसलिए पैदल ही जा रहा हूँ। आओ ना। अरे आओ ना, मैं छोड़ देती हूँ, वरना लेक्चर मिस हो जाएगा। विनय एक होनहार लड़का था। कॉलेज से बंक मारना तो जैसे उसने सीखा ही नहीं था। वही राधिका के लिए अपनी 75% अटेंडेंस मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाता था। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मूवीज देखना, उसे तो इन्हीं चीजों में मजा आता था। तो कैसी है तुम्हारी तैयारी? अगले हफ्ते से एग्जाम है ना? तैयारी? अरे बाबा, बस किसी तरह पास हो जाओ उतनी ही है। मुझे कौन सा टॉप करना है? सच बताओ तो मेरे नोट्स तक कंप्लीट नहीं है। पता नहीं कैसे पार होगी मेरी नैया। अरे कैसे करोगी नोट्स के बिना? अच्छा ठीक है, मैं हेल्प कर देता हूँ। विनय और राधिका के बीच में एक अनकहा सा बॉन्ड बन गया था। राधिका रोज स्टॉप पर उसका इंतजार करती और विनय बिना कहे उसके नोट्स और फाइल्स बना कर देता। राधिका के लिए विनय अब उसके बाकी दोस्तों से कहीं ज्यादा खास हो गया था। विनय भी मन ही मन उसे बहुत पसंद करने लगा था। कुछ समय बाद, राधिका, मेरी जॉब लग गई है। कैंपस प्लेसमेंट में मुझे अच्छे पैकेज पर ऑफर मिला है। बहुत जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। किसी तरह पापा ने लोन लेकर मुझे पढ़ाया था। सबसे पहले लोन चुकाना है, घर की मरम्मत करानी है, छोटी बहन की शादी होनी है। खैर, अब नौकरी लग गई है ना, एक एक करके सब मैनेज कर लूंगा मैं। कॉलेज खत्म हो गया था, लेकिन एक दूसरे से मिलने और साथ में समय बिताने की दोनों को ऐसी आदत लग गई थी कि एक दूसरे के बिना कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। अरे विनय, तुम्हारी जॉब लग गई है, पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई है। मेरे पेरेंट्स भी अब शादी के लिए बोल रहे हैं। तुम्हारा शादी का क्या सीन है? तुम्हें तो पता है ना, मुझे पहले छोटी बहन की शादी करनी है, फिर घर ठीक करना है, उसके बाद अपने बारे में सोचूंगा। अरे लेकिन विनय, मेरे पेरेंट्स उतना वेट नहीं करेंगे। एक बार बात करके तो देखो। विनय के कहने पर राधिका अपने पेरेंट्स से बात करती है। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? अरे उस विनय के साथ दोस्ती थी तेरी, मैंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन हम उसके साथ रिश्तेदारी नहीं जोड़ पाएंगे। कुछ तो सोच कर बोला कर। कहाँ हम और कहाँ वो, हमारी उनके साथ कोई मैचिंग ही नहीं है। माँ, विनय अच्छा लड़का है, उसका परिवार बहुत अच्छा है, अच्छी कंपनी में वो नौकरी करता है। माना कि लाखों रुपए का बैंक बैलेंस और रहने के लिए बंगला नहीं है उसके पास, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो लड़का अच्छा नहीं है। प्यार के नाम की पट्टी बन गई है तेरी आंखों पर। अरे आंख खोल कर देख, कैसे रहेगी उस लड़के के साथ तू? जो लड़का तेरी गाड़ी में बैठकर कॉलेज तक जाता था, कैसी जिंदगी की गाड़ी चलाएगी तू उसके साथ? मुझे तो ये बात ही बेतुकी लगती है। आप कुछ कहिए ना जी। अरे बेटा देखो, तुम्हारी माँ की बात अपनी जगह सही है, रिश्ता बराबरी में हो तब भी सही रहता है। ये ऊंच नीच की दीवार दिलों में भी दूरियां पैदा कर देती है। पापा आप भी? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे आप इतनी छोटी बात करोगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी। आप खुद सोचो ना, शादी आप लड़के की काबिलियत देखकर करोगे या उनकी खानदानी दौलत? मैंने भी तो उसी कॉलेज में पढ़ाई की है ना, लेकिन उसे बिना ढूंढे नौकरी मिली है क्योंकि वो काबिल लड़का है। राधिका अपनी बात पर अटल थी। उसे शादी करनी थी तो सिर्फ और सिर्फ विनय से ही करनी थी। काफी समझाने के बाद भी जब उसे समझ में नहीं आता तो राधिका के माता पिता विनय के माता पिता से मिलने को राजी हो जाते हैं। आंटी जी, मेरी बहन की शादी की उम्र हो गई है। मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, मुझ पर परिवार की बहुत जिम्मेदारियां हैं, इसलिए अपनी बहन से पहले मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। मैं वादा करता हूँ कि जैसे ही मेरी बहन की शादी होगी उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। लो, ये लड़का तो शादी को तैयार नहीं है और तू इसके लिए पूरे खानदान से लड़ने को तैयार हो गई। मैं शादी के लिए मना नहीं कर रहा हूँ आंटी, बस थोड़ा समय मांग रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है बेटा, तो ऐसा करते हैं, तुम दोनों की सगाई करवा देते हैं, उसके बाद
तुम भी आराम से अपने फर्ज निभाओ, हमें कोई एतराज नहीं होगा। राधिका के पापा की बात दोनों परिवारों को जच गई थी। जल्दी ही राधिका और विनय की सगाई हो जाती है। सगाई के बाद, हैप्पी बर्थडे राधिका, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। अच्छा चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। दीप्ति की एंगेजमेंट की तैयारी चल रही है, बस उसी में बिजी हूं मैं। समय मिलेगा तो तुम्हें कॉल करूंगा। ओके बाय। राधिका बेटा, आज तो तेरा बर्थडे है, विनय का ही फोन था ना? क्या गिफ्ट दिया उसने तुझे? आज का क्या स्पेशल प्लान है तुम दोनों का? माँ, ऐसी कोई स्पेशल प्लानिंग नहीं है। विनय तो काफी कह रहा था कि मैं उसके साथ होटल में डिनर के लिए चलूं, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। अरे उसकी बहन की एंगेजमेंट की तैयारी चल रही है ना, एक तो वह वहां पर बिजी है, और फिर पैसे वेस्ट करके भी क्या फायदा है। अरे बेटा, ये क्या बात हुई? अब एंगेजमेंट के बाद तेरा पहला बर्थडे है जो तुम दोनों साथ मनाओगे। आजकल के लड़कों को देखा है, अपनी बीवियों को स्पेशल फील कराने के लिए जमीन आसमान एक कर देते हैं। और एक तेरा विनय है जो सस्ते से होटल में खाना भी नहीं खिला सकता, बस अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो रहा है और कुछ नहीं। अरे ऐसी बात नहीं है माँ, मैंने ही कहा कि इतने पैसे वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, वरना वो तो मुझे शॉपिंग पर चलने के लिए बहुत जिद कर रहा था। हाँ, रहने दे बेटा, तेरी शक्ल पर लिखा है कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई है, अभी से उसकी गलती पर पर्दा डालने की जरूरत नहीं है। मैं तेरी माँ हूँ, अच्छे से अपनी बेटी के चेहरे को पढ़ना जानती हूँ। जाने दो ना माँ, गिफ्ट से क्या होता है, एक दूसरे के लिए प्यार होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ देख बेटा, मेरी बात को ना गलत वे में मत लेना, लेकिन सच बात तो ये है कि सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती। जब शादी हो जाती है ना, तो 4 दिन बाद अच्छे अच्छे आशिक और मजनू का प्यार फुर्र हो जाता है और जिंदगी की असलियत सामने आ जाती है। जिंदगी जीने के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं है, पैसे की भी जरूरत होती है। माँ की बात सुनकर राधिका वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में बुरा तो उसे भी लग रहा था कि विनय ने एक बार भी उसके बर्थडे के लिए कोई एफर्ट करने की कोशिश नहीं की। लेकिन राधिका ने इस बात को ज्यादा तोल नहीं दिया और कुछ ही दिनों में बात आई गई हो गई। अरे संगीता, कैसे याद किया? बड़े दिनों बाद आज मिलने के लिए आई है। आज मैं एक खास मौके के लिए तुझे अपने घर पर इनवाइट करने के लिए आई हूँ। मेरी बेटी है ना शैली, उसकी शादी पक्की हो गई है। अगले महीने की 3 तारीख को उसकी ग्रैंड एंगेजमेंट सेरेमनी रखी है हमने। वो क्या है ना, मेरे दामाद का होटल का बिजनेस है, बड़े लोग हैं। हाँ, लड़के वालों की हैसियत के हिसाब से शादी में सारी चीज देखनी पड़ती है ना। तुझे भी पार्टी के लिए जरूर आना है। सहेली की बात सुनकर राधिका की माँ काफी मायूस हो जाती है। अरे क्या हुआ? मेरी बेटी की शादी की खबर सुनकर तू इतनी अपसेट क्यों दिखाई देने लगी? कुछ बात है क्या? हाँ, क्या बताऊं यार, तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुझसे तो कोई बात छिपी नहीं है। मेरे भी बड़े अरमान थे कि मैं राजकुमार जैसा कोई लड़का ढूंढकर अपनी बेटी की शादी उससे करवाती और मेरी बेटी राजकुमारी बनकर किसी महल में अपना जीवन बिताती। लेकिन राधिका ने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया, विनय को पकड़ कर ले आई। अब जब बच्चों की खुशी इसी में है तो माँ बाप आखिर कर भी क्या सकते हैं। अभी उसे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देखना, एक समय आएगा जब राधिका को समझ में आएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। अरे शादी कोई गुड्डे गुडियों का खेल थोड़ी ना है। जब अपना महल छोड़कर उस विनय की झोपड़ी में जाकर रहेगी ना, तभी उसे समझ में आएगा कि उसने क्या खोया और क्या पाया। देख अंजलि, मैं तेरी बात समझ सकती हूँ, लेकिन एक बात बता, अभी कौन सा तेरी बेटी की शादी हो गई है? सिर्फ एंगेजमेंट ही हुई है ना? अभी तो राधिका तेरे घर पर ही है, फिर इतनी टेंशन की क्या बात है? दिखा दे अपना कमाल। अगर तू थोड़ी सी कोशिश करेगी ना, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा राधिका को ये बात समझाने में कि विनय से शादी करने का उसका निर्णय गलत है। संगीता की बात सुनकर अंजलि की आंखों में चमक आ जाती है। कुछ दिन बाद, अरे विनय बेटा, वैसे तो राधिका की सगाई हो चुकी है, आज नहीं तो कल शादी करके उसे तुम्हारे घर जाना ही है। लेकिन क्या करूं, मैं भी माँ हूं ना,
बेटी की चिंता में हर समय मेरा ध्यान बस उसके ऊपर ही लगा रहता है। तुम तो जानते ही हो ना कैसे महलों में रही है बचपन से, राजकुमारी की तरह पलकर बड़ी हुई है बेटा। छोटे से घर में रहने की उसे आदत नहीं है, और फिर वैसे भी 2 कमरे का घर है तुम्हारा, उतने में कितने लोग रह पाएंगे। मैंने सोचा कि शादी में राधिका को हम लोग एक फ्लैट गिफ्ट कर देते हैं, तुम दोनों आराम से उसमें रहना। राधिका की पसंद की सारी चीज हम उसमें सेटअप करवा देंगे, सुख सुविधा की सारी चीज वहां होंगी, तो हमें भी अपने बच्ची की उतनी चिंता नहीं होगी, वरना हमारा ध्यान उसी में लगा रहेगा। मम्मी जी, आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन आपकी फ्लैट गिफ्ट करवाने वाली बात मुझे खास पसंद नहीं आई। अगर आपकी बेटी मुझसे शादी करना चाहती है तो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन को भी उसे एक्सेप्ट करना होगा। मुझे आपके फ्लैट का कोई लालच नहीं है, मैं अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर में ही रहूंगा। बेहतर होगा कि आप राधिका को भी समझाएं कि वह भी मुझे पूरे मन से स्वीकार करे। अगर अपना सोने का पिंजरा छोड़ सकती है तभी मुझसे शादी करे, वरना बाद में उसे यहाँ आकर तकलीफ ही होने वाली है। इतना कहकर विनय ने फोन रख दिया था। देख लिया राधिका, ऐसे लड़के को पसंद किया है तुमने जो तुम्हारे पेरेंट्स की इज्जत करना भी नहीं जानता। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि हम लोग शादी के बाद तुम्हें एक फ्लैट गिफ्ट करना चाहते हैं। तुम ही बताओ, इसमें मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया जो विनय ने मुझे इतनी बातें सुना दी। अरे हर माँ बाप अपनी बेटी को अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज और तोहफे देते ही है ना। अगर मैंने फ्लैट देने की बात कर भी दी तो इसमें खुददारी को बीच लाने वाली कौन सी बात थी? विनय, तुम्हें मेरी मम्मी के साथ इस तरह से बात करनी नहीं चाहिए थी। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया में हर इंसान तुम्हारी गरीबी का मजाक ही उड़ा रहा है? उनकी बेटी की शादी होने वाली है तुमसे। अगर उन्होंने अपना समझकर तुमसे कुछ कह भी दिया तो तुम्हें इस तरह से रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें कोई बात बुरी लगती भी थी तो तुम मुझसे कह सकते थे, लेकिन मेरी माँ से इस तरह से बात करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और इसमें बुरा भी क्या है? तुम दुनिया के कोई पहले आदमी नहीं हो जिसे गिफ्ट में गाड़ी, बंगला या पैसे मिल रहे हैं। ये तो कल्चर है ना हमारे इंडिया का कि बेटी की शादी में अपने माँ बाप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज देते हैं। मेरे पेरेंट्स अगर अपार्टमेंट दे भी रहे हैं तो इससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना। जितनी तुम्हारी सैलरी है, अपना घर बनाने में तुम्हें कम से कम 20-25 साल लग जाएंगे। मेरे पेरेंट्स के पास जो कुछ भी है मेरा ही तो है ना। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। ऐसा क्या गलत कह दिया था मेरी मम्मी ने जो तुमने उनसे इस तरह से बात की? देखो राधिका, मैं पहले भी कई बार तुम्हें समझा चुका हूँ, एक बार फिर समझा देता हूँ। हो सकता है मेरे पास पैसे कम हो, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे खुददारी से जीना सिखाया है। आज मैं तुम्हारे माँ बाप से लाखों रुपयों का घर ले लूं ताकि दुनिया मुझे ताना मारे कि मैंने बड़े बाप की बेटी को इसलिए फंसाया था ताकि तुम्हारी आड़ में मैं अपनी गरीबी दूर कर सकूं। मैं उन लड़कों में से नहीं हूं जो अपना जमीर बेच देते हैं। तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो शादी के बाद मेरे ही घर में रहना होगा, मेरे साथ ऑटो रिक्शा में सफर करना होगा, और जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं ना वैसा ही खाना खाना भी होगा। अभी भी समय है, सोच लो, कोई भी जल्दी नहीं है। विनय ने गुस्से से फोन काट दिया था। विनय की बातों ने राधिका के मन को बहुत गहरी चोट पहुंचाई थी। राधिका बेटा, क्यों रो रो कर अपनी आंखें काली कर रही है? उसे अगर तेरे आंसुओं की कदर होती ना तो वह तुझे रुलाता ही नहीं। तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है मेरी बच्ची, तूने तो ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहा। देख बेटा, मेरी बातें तुझे कड़वी जरूर लगेंगी, लेकिन सच यही है कि आदमी जिस परिवेश में आता है ना उसकी सोच भी वैसी ही होती है। अरे वह लोअर क्लास में पला बढ़ा लड़का है, हमारे साथ उसकी सोच कभी मिल ही नहीं सकती। अंजलि ने राधिका का ब्रेन वॉश करना शुरू किया था। राधिका और विनय के बीच बात ज्यादा आगे बढ़ पाती इससे पहले ही विनय राधिका को मना लेता है और इस तरह दोनों के बीच की नाराजगी दूर हो जाती है। इस बात को भी कुछ दिन ही बीते थे कि एक दिन अंजलि राधिका से कहती है, अरे बेटा, तुम्हारे चाचा की बेटी की शादी है। तुम्हारे चाचा काफी जिद कर रहे हैं कि विनय और उसकी फैमिली को भी पार्टी में आने के लिए कह दे। तुम विनय को बोलना आज शाम को तुम्हारे पापा और चाचा जी उनके यहाँ कार्ड देने जाएंगे। ठीक है मम्मी, कह दूंगी।
शादी वाले दिन। अंजलि बेटा, विनय और उसके मम्मी पापा आएंगे ना शादी में? मम्मी, उसके पेरेंट्स तो कहीं और शादी में गए हुए हैं। विनय आएगा। देखो बेटा, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम थोड़ा देख लेना। तुम तो जानती हो ना तुम्हारे पापा और चाचा का कितने बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है। अब ऐसे में सबकी नजर हमारे दामाद पर रहेगी। तुमने विनय को अच्छा ड्रेस तो दिलवा दिया है ना? अरे मैंने नहीं दिलवाया मम्मी। हाँ, लेकिन आपकी बात एकदम ठीक है। मैं कॉल करके उसे बोल देती हूँ कि वह अच्छा सा सूट पहनकर ही आए। सही कह रही हो आप। इतने लोग आएंगे शादी में, सब लोग पहली बार विनय को देखेंगे। और वैसे भी फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। राधिका विनय को फोन मिला देती है। राधिका की बात सुनकर विनय चिढ़ जाता है। तुम्हारे घर में पार्टी में आने के लिए अपनी पूरी तनख्वाह कपड़े खरीदने में नहीं उड़ा सकता मैं। जितनी मेरी हैसियत है, मैं उसी के हिसाब से कपड़े पहनकर तुम्हारे यहाँ आऊंगा। तुम्हें कोई ऐतराज हो तो मैं आना कैंसिल कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली को कोई परेशानी हो। अरे तुम मुझे गलत समझ रहे हो विनय। कभी किसी बात को पॉजिटिवली भी ले सकते हो ना। ठीक है, जैसा तुम्हारा मन करे। राधिका ने फोन काट दिया था। कुछ देर बाद विनय पार्टी में जानबूझकर सिंपल सा पैंट शर्ट पहनकर पहुंच गया था। विनय को ऐसे गेटअप में देखकर राधिका को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। देख लिया ना, तूने फोन करके उसको बोला, तभी भी हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए वह ऐसे कपड़े पहनकर आया है कि पूरी पार्टी में सबसे अलग नजर आ रहा है। क्या बिगड़ जाता उसका अगर तेरे कहने से एक ढंग का सूट पहनकर यहाँ आ जाता तो? अरे अपनी पत्नी को खुश करने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, और एक तेरा विनय है, घमंड फूट फूट कर भरा है इस लड़के के अंदर। हाँ, बुरा मत मानना, वो तो भगवान ने खुजाने के लिए नाखून नहीं दिए, वरना ये खुजा खुजा के मर जाता। मेरी बात को तू गांठ मार ले राधिका, शादी के बाद ना खून के आंसू रुलाएगा तुझे ये लड़का। राधिका के सब्र का बांध अब टूट चुका था। पूरी पार्टी में उसने विनय से कोई बात नहीं की। बातें बिगड़ने शुरू हुई तो जैसे रिश्तों की पूरी बखियां ही उतर गई और दोनों ने एक दूसरे से बिल्कुल ही किनारा कर लिया। अरे क्या बात है बेटा, आजकल तेरा चेहरा बड़ा बुझा बुझा सा रहता है। विनय के कॉल्स भी नहीं आते तेरे पास? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है पापा। वो अपनी जिंदगी में खुश है। वैसे भी उसके पास मेरे अलावा और भी बहुत सी जिम्मेदारियां है, निभा रहा है उनको। अरे क्या हुआ बेटा, कुछ हुआ है क्या तुम दोनों के बीच? सब ठीक तो है? अरे कुछ ठीक नहीं है पापा। मुझे लगता है कि आप लोग ठीक कहते थे। विनय के साथ मेरा कोई मैच नहीं है। हम दोनों का रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। या तो आप उसके पेरेंट्स को बुलाकर ये रिश्ता तोड़ दीजिए, या फिर मैं देखती हूँ कि ये सब कैसे खत्म करना है। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ऐसे रिश्ते तोड़ दिए जाते हैं क्या? और विनय एक अच्छा लड़का है, जिम्मेदार है। मुझे तो उसके अंदर ऐसी कोई कमी नजर नहीं आती कि तुम मुझसे अपना रिश्ता तोड़ रही हो। आखिर हुआ क्या है, कुछ बताओगी? राधिका आंसू पोंछते हुए वहां से उठकर चली जाती है। अरे कैसी माँ हो तुम? बेटी का रिश्ता टूट रहा है और तुम यहाँ आराम से बैठकर टीवी देख रही हो। अरे कुछ समझाओ ना उसको। अरे क्या समझाना है, हम लोग तो यही चाहते थे ना कि राधिका उस फटीचर विनय से शादी ना करके अपने स्टेटस वाले किसी लड़के के साथ शादी करे। अब जब वह खुद से रिश्ता तोड़ रही है तो आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? इतनी आसानी से नहीं टूट रहा है ये रिश्ता। बहुत पापड़ बेले हैं मैंने इसके लिए। अब चुपचाप बैठकर बस तमाशा देखिए। बड़ी मुश्किल से बात बनी है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। माना कि शुरुआत में मैं भी इस रिश्ते के खिलाफ था, लेकिन मैं जानता हूं कि राधिका की खुशी विनय के साथ ही है। दोनों बच्चों के बीच में गलतफहमियां पैदा करके तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। कैसी माँ हो तुम? माँ बेटियों को सही रास्ता दिखाती है और तुम उसे खाई में धकेल रही हो। अब समझ में आया, राधिका जो विनय के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, ऐसे अचानक से उससे शादी तोड़ने को कैसे तैयार हो गई? राधिका के पापा राधिका को सारी सच्चाई बता देते हैं। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा एकदम सही कह रहे हैं। मैंने ही जानबूझकर बातों को घुमा फिरा कर तेरे सामने पेश किया। विनय को उकसाया कि वो तुझे कुछ उल्टा पुल्टा बोले ताकि तुम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो। शादी वाले दिन भी मैंने ही उसके अकाउंट में 50,000 डाले, ये कहकर कि इन पैसों से वह सूट खरीद ले, और इसी बात से चिढ़कर वह बिना सूट के ही शादी में चला आ गया।
मैंने जानबूझकर बात बात पर उसे नीचा दिखाया ताकि वह सामने से तुझसे अपने सारे रिश्ते नाते खत्म कर ले। चाहे फ्लैट लेने की बात हो या बर्थडे की, मैंने ही तेरे मन में वो बातें डाली। माँ की बातें सुनने के बाद राधिका को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और इस समय वह विनय से माफी मांगने के लिए निकल पड़ती है।